हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बहुत दिन के बाद में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपके सामने डाल रहा हूं और इस वीडियो का टॉपिक है सिंपल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में सिंपल प्रॉब्लम्स हम लेकर के चलेंगे अभी हम। व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट आर फ्रिक्शन रिलेटेड टर्म्स? यू नो वेरी वेल अबाउट फ्रिक्शन. Friction is, we can say that the force which arises between the surfaces in contact. फ्रिक्शन क्या है आपका? फ्रिक्शन जो है सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में अराइज होता है व्हेनेवर देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना चाहती है, दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना चाहती है, इफ इट हैज द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑन द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, देन फ्रिक्शन अराइजेस that opposes the relative motion between the two objects. We will say this will oppose the applied force. What it will do? This will oppose the applied force. और ये इतना हो जाता है आपका कि जो हमारा इंजन है, गाड़ी का इंजन है, उसका 20% जो आपका पावर है वो आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में वेस्ट हो जाती है। तो फ्रिक्शन जो है आपका तब जब कभी भी अराइज होगा, कब अराइज होगा? व्हेन ए बॉडी moves or tends to move on the surface of the other body. What is this? This is a tangential force. और tangential force क्या है आपका? ये along the surface of the along tangent to the surface in contact काम करता है, ठीक है? What is this? This is a force which opposes the relative motion. किसका अपोज करता है? This opposes the relative motion. I will not say कि it will act opposite to the direction of motion. I will not say, because we can observe that the friction may be in the direction of actual motion. But अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली बात करके चलूं कि आपके पास when a body moves or tends to move on the surface of other object, it opposes the motion. For example, let me explain with you. If you want to push a box, तो क्या आप थोड़े से फोर्स से उस बॉक्स को पुश कर सकते? नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. Which opposes the motion? Friction opposes the motion. When we roll down a ball, अगर हम एक बॉल को रोल डाउन करते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर के रुक जाती है. What opposes the motion? Friction opposes the motion. कैरम बोर्ड का आपका जो कॉइन है, जब हम उसको स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो थोड़ी देर बाद में वो क्या कर जाता है? रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. यहां पर हमें ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन जो है वो मोशन के अगेंस्ट काम करता है, मोशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है. बट व्हेन वी आर वॉकिंग, वॉक कर रहे हैं, देन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज आवर डायरेक्शन ऑफ वॉकिंग. हम जिस डायरेक्शन में वॉक कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है. मैं आपको समझा के चलता हूं. मान लीजिएगा ये हमारे पास ये फुट है और ये इसके ऊपर रखा है. अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा करके चले, पैर रखें, सरफेस के ऊपर पैर रखें, अगर ये स्लिपरी हो, कैसा हो? स्लिपरी हो, देन व्हाट विल हैपन? हम पीछे फिसल जाएंगे. और अगर ये स्लिपरी नहीं है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है. कैसा फ्रिक्शन है? सफिशिएंट फ्रिक्शन है. तो वो फ्रिक्शन हमें इसको पीछे फिसलने से रोकेगा, बिकॉज हमने तो पीछे की तरफ हल्का फोर्स लगा दिया है. वो हमें पीछे फिसलने की तरफ रोकेगा और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. और इस डायरेक्शन में ही हमारी क्या है? वॉकिंग है. इस डायरेक्शन में ही हमारी क्या है? वॉकिंग है. तो क्या हुआ हमारे पास कि आपका फ्रिक्शन मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल मोशन, but this foot tends to slide like this, और फ्रिक्शन इसका क्या करता है? अपोज करता है, एंड वी आर एबल टू वॉक.
इसी तरह से अगर मैं बात करके चलूं कि साइकिल है हमारे पास, वी हैव ए साइकिल, ये व्हील हम यूं रोटेट करवाते हैं, दिस व्हील इज टच इन दिस ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर टच है। ये व्हील अगर यहां पर हमारे पास स्लिपरी है तो ये व्हील यहां पर स्लिप कर जाएगा। हम बाइक वगैरह चलाते हैं और एकदम से एक्सेलरेटर दे देते हैं तो क्या होता है, यहां से आपका वो स्लिप कर भी जाता है। देन व्हाट हैपेंस, यहां पर अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो वो यहां पर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बाइसिकल। और अगले टायर के ऊपर किधर करेगा, अगला टायर में फ्रिक्शन इज काज ऑफ दिस रोल, इस रोल का काज ही क्या है आपका, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है हमारे पास इस तरह से आपका साइकिल के अगले व्हील के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है और साइकिल के पिछले व्हील के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन आपका, आप समझ लीजिएगा कि किस डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शन जिस तरह से हमारे पास दो तरह का मोशन है, दो तरह का मोशन है हमारे पास। what are the types of motion, types of motion, one is translatory, other is rotational। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी फ्रिक्शन भी है और हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन भी है। रोलिंग फ्रिक्शन को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, अभी हम ट्रांसलेटरी फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी फ्रिक्शन आपके पास यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आप इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। यानी अगर एक बॉडी आपकी टेंड करे स्लाइड करने को तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा, फ्रिक्शन लगा। यानी फ्रिक्शन जो है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड on the surface of other body, slides or tends to slide on the surface of the other body। simply अगर मैं फ्रिक्शन की टर्मिनोलॉजी की बात करके चलूं तो फ्रिक्शन की टर्मिनोलॉजी की बात करके चलूं तो फ्रिक्शन को हम तीन कैटेगरी में एक बार हम डिवाइड करके चलते हैं। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, वन इज व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन, द अदर वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, limiting friction, and the third one is kinetic friction, kinetic friction। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मीनिंग है, आपकी बॉडी मूव करना तो चाह रही है बट मूव कर नहीं पा रही है, ऐसे स्टेज में जो फ्रिक्शन अराइज होता है वो क्या है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन अराइज होता है। यानी स्लाइड करना तो चाह रही है बट कर नहीं रही है, तो इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन काम करता है वो हमारे पास कैसा काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मीनिंग है, मान लो मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगा दिया और v किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अगर ये अकेला फोर्स लगेगा तो मोशन आना चाहिए, बट v 0 के बराबर है, यानी किसके ऊपर है, ये रेस्ट के ऊपर है। और रेस्ट के ऊपर है तो कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन कितना है, 1 न्यूटन। मान लीजिएगा एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया और अभी भी ये किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना, 5 न्यूटन। अगर मैं और फोर्स बढ़ा दूं 10 न्यूटन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी किसके बराबर होगा, 10 न्यूटन।
यानी फ्रिक्शन आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। कब तक बराबर होगा? जब तक आपकी ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट के ऊपर है। When object is in at rest, the force of friction is equal to that force which tends to cause the motion. For example, अगर मैं इसको क्या कह दूं, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, रफ सरफेस है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये इसकी क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन होगी। इधर क्या होगा? mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में तो मोशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सरफेस के ऊपर टिक गई। और ये अगर हमारे पास, तो ये हमारे पास mg sin थीटा है। अब क्या ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड कर रही है? अगर स्लाइड नहीं कर रही, v इज इक्वल टू 0 है, तो बिना देखे f जो होगा वो आपका mg sin थीटा के बराबर ही होगा। कब होगा? जब आपके पास v किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तब। यानी ये बॉडी स्लाइड ही नहीं कर रही, तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? डेफिनेटली किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के बराबर होगा। पर जब ये बॉडी स्लाइड करने लग जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका mg sin थीटा यानी mg sin थीटा के बराबर नहीं होगा। स्लाइड करने के लिए नए रूल आएंगे। जब तक आपकी ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है, तब तक आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर है, दैट इज इक्वल टू दैट फोर्स विच इज काजिंग टेंड्स टू काज द मोशन। यहां पर इसको मोशन कौन काज करना चाहता है? mg sin थीटा काज करना चाहता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? F इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो ये तो आपके पास हम बात करके चलें किसकी है? स्टैटिक फ्रिक्शन की है। यानी अगर मैं बात करके चलूं, किसकी बात करके चलूं? इधर मैं ग्राफ प्लॉट करके चलूं, किसका ग्राफ प्लॉट करके चलूं? अप्लाइड फोर्स का ग्राफ करके प्लॉट करके चलूं। और अप्लाइड फोर्स के साथ मैं ग्राफ प्लॉट करूं हाउ मच फ्रिक्शन इज देयर। तो जब तक बॉडी स्लाइड नहीं करती तब तक आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं। यानी ये चीज जो है मेरे पास, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। और ये हमारे पास कैसा रीजन है? स्टैटिक रीजन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, यानी उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तो जब आपके पास बॉडी किसके ऊपर हो? वर्ज ऑफ मोशन हो। कहां हो? वर्ज ऑफ मोशन हो। तो वर्ज ऑफ मोशन हो उस वक्त आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द वर्ज ऑफ मोशन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज सेड टू बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप एक बॉक्स को धक्का दे रहे हो, एक बार वो स्लाइड करना स्टार्ट कर गया, यू विल फील इजी टू पुश इट। सोच करके देखो, अगर मैं एक किसी चीज को धक्का दे करके चलूं तो एक बार जब वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगी तो इट विल बी इजी टू पुश, राइट? जैसे अगर आपने कहीं देखे हो, एक हमारे पास ट्रक है और उसने क्या कहते हैं अपने बैक उसमें पत्थर भर रखे हैं। तो जैसे जैसे वो पत्थर को टेढ़ा करता जाता है, एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर वो क्या करना लग जाता है? स्लाइड करने लग जाता है। वहां पर आपके पास अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वर्ज के ऊपर है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास? एक स्टेज ऐसी आई जहां पर फ्रिक्शन है और उसके बाद आपकी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है। तो उसके बाद आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है? स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो फ्रिक्शन चेंज नहीं करता।
तो ये इस तरह का ग्राफ है। ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन, ये क्या है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या चीज है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जब तक बॉडी आपकी रेस्ट पर है वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता चला जाएगा आपका, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका किसके साथ, अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज करता चला जाएगा। और क्या होगा हमारे पास, एक स्टेज आएगी जहां पर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा और उसके जस्ट अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिटिल बिट लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और अगर दोनों चीजों को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है तो हम आमतौर पर मान भी लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर है, बट आमतौर के ऊपर मानते हैं। अदरवाइज स्पेसिफिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लिटिल बिट ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दो तीन छोटी छोटी चीजें डेफिनेशन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूं। व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन द बॉडी, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो आपको मान लीजिएगा ये बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस के टेंजेंशियल बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन काम करेगा। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ये बॉडी इस तरह से रखी है या फिर इस तरह से रखी है, क्या चेंज हो गया बेटा, एरिया चेंज हो गया। यानी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज। क्यों, क्योंकि अब प्रेशर ज्यादा हो गया, एरिया तो कम है पर प्रेशर इंक्रीज कर गया। यहां पर एरिया ज्यादा है इसलिए प्रेशर लेसर है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो गया और यहां पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और कम हो गया क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया इन कांटेक्ट। यानी अगर मैं इसके लॉज की बात करके चलो तो क्या है आपके पास, ये टेंजेंशियल फोर्स है। सेकंड की बात करके चलो, एरिया इन कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट काम करता है, एरिया इन कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट काम करता है। और थर्ड की बात करके चलो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन के, वेट के नहीं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली। क्या मीनिंग हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अगेन आई एम सेइंग दैट दिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिट नॉर्मल रिएक्शन, इन विच केस लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन। अदरवाइज जब तक स्टैटिक है जब तक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, इक्वल टू दैट फोर्स विच टेंड्स टू कॉज द मोशन। तो यहां पर आपके पास F इज इक्वल टू म्यू एस या म्यू एल इंटू एन। व्हाट इज म्यू एल, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू एल किसके बराबर, क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। I am saying that normal reaction need not to be equal to weight। कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर हो, नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज्यादा भी हो सकती है, नॉर्मल रिएक्शन वेट से कम भी हो सकती है। कैसे, लेट मी चेक। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आई वॉन्ट टू से दैट, एक और पहले चीज है, ये म्यू एल क्या है, म्यू एल आपका नेचर ऑफ टू सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ टू सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्लास वुड के बीच में अलग होगा, वुड वुड के बीच में अलग होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वुड के बीच में अलग होगा। आपके पास
आयरन के बीच में और वुड के बीच में अलग होगा, ग्लास और आयरन के बीच में अलग होगा। तो ये आपके पास नेचर ऑफ टू सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करता है विच आर इन कॉन्टेक्ट। अब मैं कह रहा था आपके पास, मान लीजिएगा ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में क्या है, मोशन है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यहां पर तो सरफेस ये है, इस सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डालना है, इस सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डालना है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। वेट वर्टिकली डाउन, क्या इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, नो इसलिए n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू एम जी। हियर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के बराबर है। ठीक है, तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब अगर मैं यही चीज थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये वेट ना, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, फिगर प्रॉपरली, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ये सरफेस इन कांटेक्ट, ये सरफेस इन कांटेक्ट है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या करती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस फोर्स को ये फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता। दो फोर्स आपस में कब बैलेंस हो सकते हैं, दो फोर्स आपस में तब बैलेंस हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो। अब क्या किया मैंने, ये आया, ये थीटा, वेट का कंपोनेंट किया एम जी कॉस थीटा। अब सीधी बात है, क्या इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, यहां पर तो बॉडी सरफेस के ऊपर टिकी हुई है, तो इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो नेट फोर्स किसके बराबर हो गया, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 0, तो यहां पर एन किसके बराबर हो गया, एम जी कॉस थीटा के बराबर। यानी यहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गई, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हो गई एम जी कॉस थीटा के बराबर। एक आपके पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रह ही नहीं सकती, वो गिर जाएगी नीचे। अब मान लो इस सरफेस को हम ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करवा रहे हैं, मान लो इस सरफेस को, ये कोई हमारे पास सरफेस था, इसको ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करवा रहे हैं, तो इस बॉडी के अंदर भी ए एक्सेलरेशन इधर आएगा, तो क्या होगा, तो इसके ऊपर हमारे पास एक स्यूडो फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम ए, और इस डायरेक्शन में क्या है, एन। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, n इज इक्वल टू एम ए, ये आपके पास क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन। क्यों मूव कर रहा है ये, n किसके बराबर है, एम ए के बराबर, क्योंकि इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, a के बराबर। कौन लेके आया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का क्या लेकर के आया, कांटेक्ट लेकर के आया, और उस कांटेक्ट ने क्या प्रोवाइड की, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड की। तो वो हमारे पास n किसके बराबर हो गया, एम ए के बराबर हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट थिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चीजें हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे करते चले जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, केवल हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।